Hey guys, how are you? Long time. Yes, I know I haven't seen you in the last 7-8 days. And इसके पीछे एक रीज़न था. रीज़न ये था कि और रीज़न है एक था क्या रीज़न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है और वो रीज़न है कि आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं. पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का है स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मार्च. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. बट डेट शीट मैंने यही देखी थी कि 4 मार्च से कोर इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम स्टार्ट है. तो क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स एकदम पास आ रहे हैं और ये जो लास्ट मंथ होता है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस मंथ इज़ द मेक और ब्रेक मंथ. अगर इस वाले में आपके नंबर अच्छे आ गए तो इट्स लाइक आई वुडेंट कॉल इट कि बस ये लास्ट है, नो, बट ये इट्स लाइक अ लॉटरी, राइट. एक फ्यूचर के लिए आपके आपके फ्यूचर के लिए आपका काफ़ी अच्छा अच्छा बेंचमार्क, आपका काफ़ी स्टेबल एक स्टेप है ये, जो कि आपके फ्यूचर को स्टेबिलिटी देगा फॉर यू टू गेट इन टू कॉलेज, फॉर यू टू गेट इन टू सो मेनी अदर प्रोग्राम्स इन फ्यूचर जहाँ पे स्कूल के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऑल द वे अप टू योर ऑल योर फ्यूचर एजुकेशनल असाइनमेंट्स, कभी कभी जॉब्स में भी. सो वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल मंथ. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ओवरलोड नहीं करते. एंड एट प्रिंस एकेडमी ऑल्सो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग आपको ओवरलोड नहीं करेंगे. अप्रैल मंथ में और मई में जब तक आपके बोर्ड्स चल रहे हैं छोटे छोटे स्निपेट्स में देते रहेंगे, एक एक ऑन एंड ऑफ वीडियोस करेंगे थोड़े इंटरवल्स में, ताकि रोज़ रोज़ आप अपना यूट्यूब पे टाइम स्पेंड ना करो और मेन जो चीज़ है बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी उसी पे फोकस करो, राइट. तो टू हेल्प यू विद दैट मैंने क्या किया है, और ये भी नहीं कि आपका कुछ मिस हो जाए पूरे प्रोसेस में, तो मैंने क्या किया है कि आपके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है ना, जो हम पहले रोज़ करते थे, उनको मैंने अब वीक्स में कंसाइज कर दिया है एटलीस्ट अप्रैल के लिए. तो पिछले एक हफ्ते में 1 to 7 अप्रैल जो भी हुआ है उसको एक साथ कंसाइज कर दिया, और ऐसे ऐसे आपको वीकली वीकली हम देते रहेंगे टॉपिक्स. इससे आपका कुछ मिस भी नहीं होगा और आपका जो टाइम है वो प्रॉपर मेन बोर्ड एग्जाम्स पे रहेगा, कुछ मिस नहीं होगा. ओके. और यस, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है दिन में, आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा बिकॉज I had to obviously, it's my regular office day also, so I had to finish my office work, hectic day at work. And then अभी literally रात के 11:45 बज रहे हैं, तो I thought I had to one prepare the content and then shoot it also. तो मैं सोचा चलो इसको जल्दी से क्लोज़ करते हैं ताकि आपको जितनी जल्दी आप तक हो सके पहुंच जाए और आप लोग देख भी लो. कूल. तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे चलते हैं. ओवरलोड नहीं करना बच्चों, मेरे को प्लीज़ ये चीज़ समझो. इसलिए मैं बहुत ही लाइट रखूँगा इसको. जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इसमें इस बारी वीडियो में, ताकि आप बस देखो और एकदम दिमाग में ठक से बैठ जाए. तो पहला इज़ मिलिट्री हैज़ स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड. इसमें क्या होता है, हमारे 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं, राइट. वी हैव आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवल सर्विसेज. 3 फोर्सेज हैं. अब इनके अपने अपने लॉजिस्टिकल सर्विसेज होते थे, अपने 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 अलग अलग हब्स, लॉजिस्टिक्स हब्स होते थे. तो उसमें क्या होता था, एंड ऑफ द डे एक ही सिटी में, दिल्ली है, दिल्ली में तीनों के लॉजिस्टिक्स हब्स हैं, मुंबई में तीनों के लॉजिस्टिक हब हैं, चेन्नई में तीनों के लॉजिस्टिक हब हैं. तो अब तीनों अपने अलग अलग लॉजिस्टिक्स हब यूज़ कर रहे हैं. उनका खर्चा ज़्यादा है, उनको उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, प्लानिंग रिक्वायरमेंट इज़ टू मच, एंड एंड ऑफ द डे the nature of the services or the nature of the requirement at their logistics hub was more or less the same. तो जब से हमारे जॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के हेड अपॉइंट हुए हैं, तब से ही हैज़ मेड इट अ पॉइंट दैट मोर एंड मोर इंटीग्रेशन हैपन्स विद इन आर आर्म्ड फोर्सेज. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, तीसरा जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब हैज़ बीन ओपनड. सो पहले, इससे पहले गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में था, और अब तीसरा मुंबई में भी खुल गया है. सो विद दिस गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड विच इज़ रन बाय दी 3 डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, तो इसलिए उसका JLN का जो क्या फुल फॉर्म है वो आप देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया, जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड. और कौन सी 3 सिटीज़ में अब तक बन चुका है या कौन से 3 लोकेशंस में है इंडिया में, वो है गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर एंड मुंबई. सो पोर्ट ब्लेयर इज़ फॉर सदर्न इंडिया, गुवाहाटी इज़ फॉर ईस्टर्न इंडिया एंड मुंबई इज़ फॉर वेस्टर्न इंडिया. ठीक, ये मेन इसमें हाईलाइट है एंड दैट आई हैव इंक्लूडेड. कूल. चलो दूसरे पे चलते हैं. काफ़ी सारे एक हफ्ते के टॉपिक्स हैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आकाश मिसाइल, आप लोगों में से जिसने भी रिपब्लिक डे की परेड देखी है, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन रिपब्लिक डे में आपने जाते हुए देखा होगा, हमेशा उसके इनके मिसाइल्स के टैब्ल्यू जाते हैं. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, अलग अलग मिसाइल्स इंडिया डिस्प्ले करती है, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस डिस्प्ले करती है एट द रिपब्लिक डे परेड.
वन ऑफ देम इज़ द आकाश मिसाइल, एंड आकाश मिसाइल का मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड. सो दिस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द आकाश मिसाइल. एंड व्हाट दे हैव डन इज, पहले वो था एयर टू एयर मिसाइल ओनली, सिर्फ टू बी लॉन्च फ्रॉम वन एयरक्राफ्ट to attack another airborne target. Now that has been converted into an army device, as a missile for army also. So now we have a air to air version and we also have a ground to air version. So and Bharat Dynamics is now ready to give the Akash missile to Indian army also. उसको उसका भी contract मिल गया है. ठीक. एंड अगर इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 96% ऑफ द कंपोनेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल इज़ इंडियन. सो आई एम रिमाइंडिंग यू कपल ऑफ थिंग्स. आत्मनिर्भर भारत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, पिछले करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ थे, टॉप 5 करंट अफेयर्स जब हम करते थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिजिनस मिलिट्रलाइजेशन पे ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहती है एज़ कम्पेयर टू गेटिंग procuring arms and ammunition from other countries, right? So multiple things are happening. Current affairs भी, general knowledge भी एक साथ. Third topic, Tata Motors. अभी थोड़े दिन पहले again top 5 current affairs I spoke about how Mahindra is now going to supply लाइट इन्फेंट्री व्हीकल्स टू द आर्म्ड फोर्सेज. इससे पहले अगर आपने न्यूज़ फॉलो की थी, सो टाटा मोटर्स वाज अपॉइंटेड टू सप्लाई द रिप्लेसमेंट ऑफ जिप्सी. इंडियन आर्मी जिप्सी यूज़ करती है, मारुति जिप्सी. उसके रिप्लेसमेंट के लिए टाटा मोटर्स को अपॉइंट किया था सफारी के लिए. सफारी स्टॉर्म सप्लाई की थी टाटा मोटर्स ने आर्मी को. अब सो दिस इज़ टाटा मोटर्स. टाटा काफ़ी सारे ट्रक्स और दूसरे व्हीकल भी सप्लाई करती है हमारे आर्म्ड फोर्सेज को. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ अनदर लिंक टू अनदर न्यूज़ कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स ने टाटा पैसेंजर कार्स को भी अलग कंपनी में अब स्प्लिट कर दिया है. सो टाटा पैसेंजर कार को पहले स्प्लिट किया टाटा मोटर से, अब उन्होंने टाटा जो डिफेंस सर्विसेज थे या डिफेंस सिस्टम थे उसको भी एक अलग कंपनी में स्प्लिट कर दिया, विच इज़ कॉल्ड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL. You see there, I have highlighted it already. So now the entire defense business of Tata will be handled by TASL. टाटा ऐसा क्यों कर रही है? जिससे कि हर एक इंडिविजुअल कंपनी को अलग फोकस मिल सके. सो टाटा मोटर्स बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई थी, अति बड़ी, और सदियों से 50 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी थी. टेल्को का नाम बदला टाटा मोटर, और बहुत ज़्यादा बड़ी, और इससे फोकस नहीं मिल पा रहा था हर एक डिवीज़न को. ट्रक्स एंड बसेज और कमर्शियल व्हीकल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पैसेंजर कार, राइट? आप जब हैरियर खरीदते हो, टियागो खरीदते हो, तो आप उस माइंडसेट से नहीं जाते ना कि मेरे को इसको 5 लाख किलोमीटर चलाना है, या 5 लाख क्या 15 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर चलाना है, मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी के 15 चक्कर लगाने हैं हर महीने. दैट्स नॉट हाउ वी थिंक व्हेन वी बाय अ हैरियर और अ टियागो. वी वांट समथिंग लग्जूरियस, समथिंग मोर कंफर्टेबल फॉर आवर फैमिलीज. सेम थिंग व्हेन डिफेंस सर्विसेज नीड समथिंग, दे डोंट नीड कि यार हैरियर आर्मी के लिए फिट है क्या, या आर्मी के लिए टियागो यूज़ कर सकते हैं. सच ए स्टूपिड थॉट. आर्मी हैज़ इट, आर्म्ड फोर्सेज हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट. तो उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे फोकस करके प्रोडक्शन करना, डिज़ाइन करना. सो हैंस टाटा डिसाइडेड कि हम हर कंपनी को अलग करेंगे जिससे प्रॉपर अटेंशन मिल सके सबको, एंड हैंस इसलिए टाटा ये कर रही है. ठीक, तो ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया कि TASL ने डिफेंस सर्विसेज के, टाटा का जो डिफेंस बिजनेस था उसको टेक ओवर कर लिया फ्रॉम टाटा मोटर्स. चलो अगला टॉपिक. और आप में से जिसने भी अक्षरधाम वाली रोड पे गाड़ी चलाई है या और यू ट्रैवल्ड ऑन दैट रोड फ्रॉम निज़ामुद्दीन ब्रिज टू अक्षरधाम टू यूपी गेट, आपको पता है किस रोड की मैं बात कर रहा हूँ. 2018 में आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ही इनॉग्रेटेड दिस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे. और आप में से जो भी मेरठ ट्रैवल करता है बाय रोड दिल्ली से या किसी और आसपास गाज़ियाबाद वगैरह से मेरठ ट्रैवल करता है, आपको पता है काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी ट्रैफिक जैम्स होते थे. और जब से जिस मैं अक्षरधाम वाली रोड की बात कर रहा हूँ उससे अब एकदम ज़ूप, इतनी लंबी शायद 7-8 लेन की रोड है और इतने तेज़ी से हम गाड़ी चलाते हैं. हाँ, बट दिक्कत यह है कि 70 की स्पीड लिमिट है, उस पर कैमराज लगे हुए हैं और चालान भी कटता है. मेरा पहला गाड़ी का चालान वहीं कटा था हाल फिलहाल नहीं, 2 साल पहले. तो कैमरे से उस रोड पे चलान भी आते हैं. सो प्लीज़ ड्राइव सेफ, प्लीज़ ड्राइव विद इन स्पीड लिमिट. बट येस, नाउ दैट दिस रोड इज़ ओपन, तो हाँ कभी कभी ड्राइव पे भी जा सकते हैं, मज़े आ जाएंगे. 80 किलोमीटर कितना ही होता है. और गाज़ियाबाद में भी स्ट्रेच पे मैंने थोड़ा टाइम पहले ड्राइव किया था व्हेन आई वेंट टू जिम कॉर्बेट. Awesome road, guys. I can't even tell you. We were driving like 80 within the speed limit, but constantly driving, no signal, nothing. Drive safe. That's the most important bit.
but a very nice road. Just wanted to highlight that Delhi Meerut Expressway, which was earlier called NH24, अब उसका नाम हो गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे. स्ट्रेचेस के नाम, काफ़ी सारे हाईवे के नाम और नंबर चेंज हुए हैं इंडिया में हाल फिलहाल में. एंड द लेंथ ऑफ दिस रोड विच इज़ 82 किलोमीटर्स एंड द बजट दैट वाज स्पेंट ऑन इट दैट इज़ 8346 करोड़. राइट. सो करंट अफेयर्स का टॉपिक भी हो गया कि इसकी ओपनिंग हुई है पिछले हफ्ते, प्लस उसके की फैक्ट्स क्या हैं विच आर पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. डन. चलो आगे चलते हैं. और ओके, तो ये चीज़ तो आप लोग काफ़ी टाइम से देख ही रहे होगे. LG के फ़ोन्स, एक फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र भी आया था जिसमें उसका एक फ़ोन था डुअल स्क्रीन विच वॉज नॉट रियली अ डुअल स्क्रीन, LG G8X, येस आई रिमेंबर. 20,000 का आया था फ्लिपकार्ट के सेल पे. सो वो है फ़ोन, उसका कवर था जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगी हुई है. यू क्लोज इट एंड यू पुट द फोन इन द कवर एंड यू गेट 2 स्क्रीन, डुअल स्क्रीन के नाम से वो बेच रहे थे. Fancy devices. Then LG also came up with something called LG Velvet, and then came the LG Wing, which was the T kind of a phone कि वो flip होने की जगह या ऐसे fold होने की जगह you twist the screen like this and it takes that T shape, and it was called LG Wings. Innovative product. Then LG in the recent CES also they revealed the foldable screen phone. Everybody was very hopeful, but LG also made one of the most loss-making phone divisions in the world. Gradually they made good phones, but they couldn't sell it properly. Marketing was an issue, and hence as a result their quality also was an issue because their phones were not really up to speed to competitors like Samsung or Apple. तो LG पीछे रहता ही रहा, लॉस मेकिंग बनता रहा इनका मोबाइल फ़ोन बिजनेस, एंड एवेंचुअली दे हैव डिसाइडेड टू एब्सोल्युटली शट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें एक चीज़ गाइज व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने LG की फुल फॉर्म डाल दी है. तो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्स में पहले भी काफ़ी बारी देखा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LG. ऑल्दो LG एज अ कंपनी अब कोई फुल फॉर्म यूज़ नहीं करता, बट फिर भी अगर एक बार को एग्जाम में आ जाए तो येस, इट वॉज कॉल्ड लकी गोल्ड स्टार मैनी ईयर्स बैक. दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LG, एंड हेंस आई हैव पुट इट ऑल्सो इन द टेक्स्ट हियर. ठीक, चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं. अब अगेन टॉप 5 करंट अफेयर्स. कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था परसिवियरेंस रोवर जो कि विच लैंडेड ऑन मार्स एंड स्टार्टेड मूविंग अराउंड मार्स. उसने अपने पहले फोटोग्राफ्स भी भेजे थे अर्थ पे. इट बीम्ड देम couple of days back. Also, this was the first time where a small drone, you can call it, but it's not really a drone because it doesn't have multiple wing blade fan setup, but a single fan setup, and as a result of it, it's a sort of a helicopter. This was packaged within the Perseverance rover. Uske andar it was placed and in the belly, and now within the last week pehli bari it came out of the Perseverance rover all by itself and landed on the surface of Mars. So it was just a sort of a short hop कि वो rover से उठ के it landed on the surface. This hop was to test कि क्या वो in the very thin atmosphere of Mars can it even take flight, because on Earth how helicopters fly is there is a lot of resistance in air because of the density of air. On Mars the air is very thin, atmosphere एकदम negligible है, and gravity is also less. तो while gravity is less तो उसको ग्राउंड छोड़ने में बहुत आसानी होगी, बट सिंस द एयर इज़ वेरी थिन उसको एयरबोर्न रहने में दिक्कत होगी. सो इसके लिए वो टेस्ट परफॉर्म किया गया था. ऑल्सो ये टेस्ट इसलिए भी किया गया था बिकॉज वाइल द रोवर इज़ शील्डेड फॉर कोल्ड वेदर, द हेलीकॉप्टर इज़ नॉट. सो इट हैज़ इंटरनल हीटर्स. तो वो सारी चीज़ें टेस्ट की गई, एंड विद दिस विल बी द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन अ प्रॉपर फ्लाइट, a controlled flight will happen on the surface of Mars. हमें नहीं पता मार्स में पहले कौन रहता था, कैसे, क्या, कौन से, किस टाइप के लाइफ फॉर्म थी वहाँ पे, what they flew or did they fly, did they not fly, हमें नहीं पता. बट दिस परसिवियरेंस, दिस इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, इसका नाम है इंजेन्युइटी और रोवर का नाम है परसिवियरेंस, विल बी द फर्स्ट नोन फ्लाइट कंडक्टेड बाय मैन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. राइट, जैसे मून लैंडिंग हुई थी ये वैसे ही उसी तरह से फर्स्ट मैन कंट्रोल्ड फ्लाइट, नॉट रियली अ मैन्ड फ्लाइट, उसके अंदर इंसान नहीं है, बट समथिंग विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मैन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. कूल. सो remember the word perseverance is the rover or the vehicle, and ingenuity is the name of the helicopter on the surface of Mars.
चलो नेक्स्ट वन। इसको बताने से पहले जल्दी से अगर आप हाईलाइटेड टेक्स्ट जो बोल्ड में है वो देख रहे हो, इलॉन मस्क स्टारलिंक, तो मैंने स्टार्टअप के वीडियो में आपको बताया था और टॉप 5 करंट अफेयर्स में बताया था कि स्टारलिंक इंडिया आ रहा है एंड दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफरिंग स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज। सो व्हाट आर दीज सर्विसेज? दीज आर कॉन्स्टलेशन विच आर लाइक अ लार्ज एरे ऑफ सैटेलाइट सराउंडिंग द अर्थ, जिससे कि दे आर डिज़ाइन टू डायरेक्टली बीम इंटरनेट टू हाउसेज, टू हाउस होल्ड। तो सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट आपके घर पे आएगा, जैसे कि हमारे DTH आता है, सैटेलाइट से भी वॉच TV डायरेक्टली एट होम, राइट, वाया DTH। सो टू वर्क ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल। सो स्टारलिंक is a company which has started by Elon Musk. OneWeb is a British company, okay? And they have recently launched 36 satellites into space to form the constellation. And they are also planning to, or entering the space, the business of broadband, satellite-based broadband, okay? They also plan to introduce their services in India. And yes, they have... they almost went bankrupt also couple of days back, some time back, not couple of days back, they launched these 36 satellites to enter into competition with Starlink. Alrighty, चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। एंड ये चीज़ तो हम काफ़ी दिनों से देख ही रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। सुएज़ कनाल में शिप फंस गया था, एवर गिवन, राइट, दैट वाज द नेम ऑफ द शिप। एंड शिप तो फंसा, बट उसके साथ ना एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल नहीं था, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। व्हाई आई पिक्ड इट अप? बिकॉज इट हैड दिस इंटरेस्टिंग नेम एंड रीज़न फॉर इट। सो द शिप गॉट स्टक, वी ऑल नो, काफ़ी दिनों तक फंसा रहा, 6 दिन तक। एंड टू रिमूव इट, ऑल द ड्रेजिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड, और सी रूट्स चेंज किए गए। इंडिया भी काफ़ी न्यूज़ में था उसमें कि इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट होता है वो सुएज़ के वाया सुएज़ उसका सी रूट चेंज करना पड़ा। नाउ इन दिस एंटायर थिंग fiasco, a name came up saying कि Egypt's first female captain of a ship, it was her mistake जिसके कारण वो शिप फंस गया, which was a fake news. Guys, it was fake news. She had no role to play. She was miles away at the port of Alexandria where she was navigating a ship. Ship फंसा Suez Canal में था and she was in a different city of Alexandria in Egypt, right? But मैंने ये आर्टिकल क्यों उठाया? Because it has her name. So Egypt's first female ship captain, her name is Marwa Elselehdar. तो Marwa Elselehdar is the first female captain of ship from Egypt, right? So since the name was there, I thought it's very important to include it as part of current affairs. But she didn't have any role in navigating that ship जिसने सुएज़ कनाल में फंस गया था। Cool, चलो आगे चलते हैं। काफ़ी सारे हैं, एक हफ्ते का है, so we need to move a little fast. मारुति सुजुकी, हम सबको पता है इस कंपनी के बारे में, आई वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम। इसने दे हैव स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन एट देयर थर्ड फैक्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट फैक्ट्री गुड़गांव, सेकेंड फैक्ट्री एट मानेसर, अगेन वेरी क्लोज टू गुड़गांव के जस्ट एडजेसेंट सिटी है मानेसर। आप में से जो भी दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं आपको अच्छी तरह पता होगा मानेसर कहाँ पे है। गुड़गांव के रोड पे चलते रहोगे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस पे, जैसे ही गुड़गांव छोड़ के टोल गुड़गांव के एंड पे पहुंचोगे तो जो टोल आता है उसे मानेसर टोल कहते हैं, खिड़की दौला टोल, उसके बाद मानेसर स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अगर आप नीमराना ड्राइव करके जाते हो दिल्ली से तो भी आप उस टोल को क्रॉस करते हो एंड इट इज़ कॉल्ड मानेसर, राइट? सॉरी, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मानेसर इन बिटवीन. So their first plant in Gurgaon, second plant at Manesar, they have started manufacturing at their third plant जो कि उन्होंने गुजरात में सेटअप किया था, which is at a place called Hansalpur. So Maruti Suzuki has started manufacturing at Hansalpur. What they are manufacturing, they are largely manufacturing the Desire over there, and that is what they have started production. But obviously it's a very big plant, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे वहाँ पे. But important piece, जगह का नाम क्या है, विच इज़ दैट थर्ड प्लांट एंड वेयर इज़ इट बेस्ड? सो हंसलपुर इन गुजरात. कूल, चलो आगे चलते हैं. नाउ डी-मार्ट दिल्ली में काफ़ी जगह खुल गया है, वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया. डी-मार्ट बिग बाज़ार टाइप के सुपर स्टोर्स, हाइपर स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट एंड हाइपर स्टोर. दे आर वेरी गुड, बट देयर एंड ऑल्सो गाइज समथिंग विच आई मस्ट नॉट फॉरगेट, डी-मार्ट जो ब्रांड है, जैसे बिग बाज़ार इज़ ओन्ड बाय फ्यूचर ग्रुप, अभी तक उसका सेल आउट हुआ नहीं है.
So Big Bazaar is owned by Future Group. ऐसे D-Mart is owned by a company called Avenue Supermarkets. Avenue Supermarkets is the parent company of D-Mart. अब D-Mart के जो ओनर हैं और फाउंडर हैं, that is राधा किशन दमानी. He has been in news last week because he probably bought the most expensive residential property in India. 1,000 crores. Can you imagine? In Mumbai, he bought a property for 1,000 crores. पिछले थोड़े सालों में his business has been booming and obviously he has made this investment in his personal capacity. 1,000 crores तो कभी कभी businesses का total revenue नहीं होता जितने का उन्होंने अकेले घर खरीद लिया है. तो घर की देखनी पड़ेगी फोटो वोटो इंटरनेट पे कि है क्या चीज़. But yes, that is the property he has bought. Again, why I picked up this news, because it had the details of the founder of D-Mart. And his name is Radhakishan Damani. I'm reminding you. And I also told you the parent company is Avenue Supermarkets of D-Mart. ठीक, चलो आगे चलते हैं. Now, guys, this one is interesting. This is very nice news also for all of us Indians. थोड़ा टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी wherein a small girl in Mumbai, she has a rare genetic disorder जिसके लिए जो इंजेक्शन है उस एक इंजेक्शन की कॉस्ट है 16 करोड़ रुपए. 16 crores. I am not joking. You can go and search the internet for yourself for the price of that medication which is given by the means of injection or vaccination. The cost of that is 16 crores. और उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा था that was 6.5 crores. So it was insane. Her parents already they had to do a round of crowdfunding ताकि पैसे इकट्ठे हो सके for her treatment so that she can get that injection for 16 crores. And उसके ऊपर से टैक्स 6.5 करोड़ का और तो then they wrote to the Prime Minister, they reached out to Devendra Fadnavis, who also requested Prime Minister of India to waive off the taxes. And our Prime Minister Shri Narendra Modi, he decided to waive off the taxes purely for the sake of the health and life of that child. And she is a small girl. So very, very small girl, almost a baby, infant girl, right? तो वो जो एक रेयर इंस्टेंस हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दैट द टैक्सेस एंड ऑन दिस रेयर मेडिकेशन शुड बी वेव्ड ऑफ बिकॉज उसके बिना आप बंदे की जान नहीं बचा सकते और वो मेडिकेशन इंडिया में नहीं बनती है. सो इमीडिएटली आफ्टर दैट द थॉट अबाउट रेयर डिजीजेज एंड हाउ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स केम अबाउट and the national policy for rare diseases was created and it has already been approved by our health minister. So the whole idea is कि अब somebody has this rare life threatening situation or extremely rare disorder तो उसको कैसे handle करें. तो government has now put conditions कि ऐसा ना हो जाए कि उन situations को handle करना एकदम exorbitant हो जाए, आपको इंडिया में उसकी ट्रीटमेंट ना मिल सके, आपके लिए सिर्फ एक रास्ता बच जाए कि भारत से बाहर कहीं जाओ जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए द रेयर डिजीज़ नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ हैज़ बीन created and rolled out also. Cool. So this was the news. And guys, do read up about that other article that I told you about the small girl and the 16 crore injection. It is true. It is not a fake news. I'm not making it up. It's really true. Okay. अब आते हैं coming back to the world of business. नारायण मूर्ति हम सब जानते हैं उनको. Shri N.R. Narayan Murthy, he has been involved. He was the founder of Infosys, and then he's become the chief mentor to that organization. So he runs in his personal capacity, he runs a company called Catamaran Ventures, which invests in other companies. So it's a venture funding company, and where Catamaran Ventures has picked up stake in a company called Udaan. उड़ान वैसे तो देखा जाए तो इट्स इनटू ई कॉमर्स, बट इट इज़ नॉट B2C ई कॉमर्स. वो अमेज़ॉन की तरह मुझे आपको सामान नहीं बेचते. उड़ान इज़ मोर ऑफ अ B2B ई कॉमर्स, राइट. वो शॉपकीपर्स को अलाउ करते हैं होल सेलर से सामान खरीदने में. सो दे सपोर्ट शॉपकीपर्स विद स्मॉल क्रेडिट्स अगर इफ़ दे नीड. सो इट्स मोर ऑफ अ B2B काइंड ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. Like you can say Alibaba. Alibaba also is a B2B kind of a e-commerce platform. Moglix,
B2B e-commerce platform, right? So good to know these names. Now, also what I have put is that Udaan, this company Udaan, is owned by whom? So it's owned by a company called Hive Loop Technology Private Limited. That is the parent company of Udaan. Okay, so Catamaran Ventures has picked up a stake in Udaan, एंड उड़ान के जो फाउंडर्स हैं मैंने उनके नाम भी हाईलाइट कर दिए, और उड़ान का पेरेंट कंपनी कौन है वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया. कूल. सो current affairs, but there is a lot of GK and business awareness hidden in it, and I make it a point that I put it in front of you. चलो अगले टॉपिक पे. Really too much to finish here in one video, but we have to. So नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया ने काफ़ी साल पहले एक प्लेन बनाया था हंसा. ऑब्वियसली इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में अभी भी हम प्लेन्स मैन्युफैक्चर नहीं करते. We are developing, we are improving, our science and technology is improving a lot, but abhi bhi we are not really a good strong manufacturer of aircrafts in the world. हमने तेजस ज़रूर बनाया है, but that also took us like good 30 years to manufacture, to really come to reality. So India made a trainer aircraft some time back called Hansa. अब वो हंसा बना, फिर वो हंसा अपनी जगह ही बैठा रह गया, उसको लोग उसको भूल गए. बट थैंकफुली अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, तो द प्रोग्राम वॉज री इनिशिएटेड. और जितने प्लेन्स इंडिया में इंपोर्ट करने पड़ते थे या इंडियंस को बाहर जाना पड़ता था फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज दीज एयरक्राफ्ट्स वर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, द ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स. सो नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड laboratories, sorry, which is a CSIR entity, NAL, they have recreated the latest version of this aircraft called Hansa NG. NG stands for New Generation. Cool. So CSIR NAL has introduced or manufactured Hansa NG, and the first batch of 5 aircrafts has already been sold out to one of the flying schools in India. And with this, obviously, it will become cheaper because plane इंडिया में ही बनेगा, इंडिया में ही सेल होगा, सो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ेंगी, एंड देर विल बी कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. एंड द एयरक्राफ्ट इज़ रियली एट पार विद सम ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट ट्रेनर्स ऑल्सो इन द वर्ल्ड. सो ऐसा ही नहीं है कि बस बना दिया, बट इट इज़ अ गुड एयरक्राफ्ट ऑल्सो. कूल. Moving on, cricket. I am absolutely certain most of you guys enjoy watching cricket, and जब कोई सेंचुरी मारता है तो and you know boundaries and sixes we really enjoy. This one happened in the match between Pakistan and South Africa. पहले ही ये इस पे काफ़ी मजाक बन गया था, काफ़ी मीम्स आए थे जब दोनों की यूनिफॉर्म एकदम ऑलमोस्ट सेम हो गई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की उस मैच में. बट व्हाट हैड हैपेंड देयर वाज द ओपनर Fakhar Zaman, he hit a century, not just a century, but he made the record for the highest individual score during a run chase. तो पहले इसका रिकॉर्ड था 185 रन्स का, द हाईएस्ट कि अगर किसी ने मारे थे while chasing a target. Fakhar Zaman, he broke the record and he made 193 while chasing a target of 342 against South Africa. अब ठीक है, दिस वॉज अ रिकॉर्ड. पाकिस्तान हार गई ये मैच, पाकिस्तान डिडंट विन इट इवन आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट फ्रॉम हिज साइड. इसके बाद और कंट्रोवर्सी ये हो गई कि जो रन आउट था विच वॉज डन बाय द साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर, दैट वॉज नॉट अ रियल रन आउट, दैट वॉज अ फेक रन आउट. तो बट ठीक है, जो डिसीजन आ गया, मैच ख़त्म हो गया, रिकॉर्ड बन गया. रिकॉर्ड मेरे को आपके साथ शेयर करना था फॉर जनरल नॉलेज पर्पसेस, एंड आई हैव डन दैट. कूल. चलो मूविंग ऑन. वुडलैंड हम सबको पता है, आई वॉन्ट टेक टू मच ऑफ टाइम हेयर. वुडलैंड क्या करता है? वुडलैंड बनाता है अपैरल्स एंड एक्सेसरीज. सो फुटवेयर, दे आर इन द बिजनेस ऑफ फुटवेयर. प्राइमरी उनका जो मेजर बिजनेस है हम सब जानते हैं. दे सेल शूज़, सैंडल्स, फ्लिप फ्लॉप्स. Then they are also in the business of apparels and accessories, so they sell t-shirts, trousers, shorts, shirts, jackets. This is what they sell. Belts. Now they have entered personal care range also. और personal care क्या होता है? जो हम personal grooming के लिए use करते हैं. And they have entered this business by starting to sell deodorants. So their first personal care product is deodorant, and Woodland has entered. अब Woodland में एक चीज़ और बता देता हूँ before I move on. That Woodland is owned by a company called Aero India, AERO, Aero India. Okay, तो उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है Aero India. Woodland is nothing but just a brand name है Woodland, पेरेंट कंपनी का नाम है Aero India.
Okay. Alrighty, moving on. Again, something you guys must have been hearing and watching on news for a long time. चिनाब में कश्मीर में रेलवेज़ लेके जाना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि कश्मीर में हमें रेलवेज़ लेके जाना ही जाना है. ईस्टर्न इंडिया में भी लेके जा रहे हैं. अगर आपने मेरा ज्योग्राफी वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बोगीबील ब्रिज की बात की है इन आसाम. Similarly, which is the longest bridge, this one is the tallest rail bridge in the world. So Bogibeel is the longest rail bridge in India. This is the tallest rail bridge in the world. And नीचे अगर आप image देखोगे तो you can already see just below the by virtue of the graphic there, arch bridge है ये और उसके नीचे Eiffel Tower का graphic है. So this bridge is taller than Eiffel Tower. It's about 35 meters taller than Eiffel Tower. Very tall. वो जो आर्च बनाया है उस आर्च के ऊपर अब रेलवे लाइन सेट की जाएगी. सो ट्रेन विल गो अबव दैट आर्च. ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ दिस ब्रिज इज़ 359 मीटर्स विच इज़ वेरी टॉल. इनफैक्ट जो दोनों तरफ सपोर्टिंग पिलर्स हैं दे आर टॉलर देन कुतुब मीनार इन इटसेल्फ. एंड दिस ब्रिज इज़ ओवर रिवर चिनाब. सो चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर ये बनाया गया है. So one, it is the world's highest railway bridge. That is part of GK over here from this current affair. कौन सी river के ऊपर है, that is also part of GK. And it is taller than Eiffel Tower. How much taller? 35 meters. That is also part of the GK involved in this current affairs topic. Okay. Russian President Vladimir Putin. President of Russia is Vladimir Putin. Okay. It is there in the first 4 words of this article itself. Russian President Vladimir Putin. He has been president for quite some time now. कई सालों से, अब तो कितने सालों से हम भूल ही गए हैं. And he has just again passed a legislation कि now he can remain president until 2036. His term comes to an end in 2024. और उसके बाद 12 साल तक उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास कर दिया है कि मैं अगले 12 साल और प्रेसिडेंट रह सकता हूँ, पर मेरे बाद और कोई नहीं रह सकता. सो सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट. डू यू कॉल इट अ डिक्टेटरशिप? डू यू कॉल इट अ डेमोक्रेसी? इट्स समवेयर इन बिटवीन. कि उन्हें इतना भरोसा है कि वो जीत भी जाएंगे. एंड गाइज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज़, जो प्रेसिडेंसी की टर्म होती है, इंडिया में प्रेसिडेंट रहते हैं 5 ईयर्स के लिए, राइट. 5 ईयर टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया में. यूएस में प्रेसिडेंट बनते हैं 4 ईयर टर्म के लिए. सो 5 फॉर इंडिया, 4 फॉर यूएस. बट इन केस ऑफ रशिया यू बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर 6 ईयर्स. ओके, so it's a 6-year term in Russia, and that is what I have highlighted here also for you guys. Cool. So 2 things, the name of the Russian president and the legislation, and third thing is for what is the term for which you become the president of Russia. Cool. चलो नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है. ये तो बस रिवीजन है. ये मैंने टॉप 5 करंट अफेयर्स में थोड़े दिन पहले वैसे ही बता दिया था कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर बोबडे, ही इज़ अबाउट टू रिटायर on 23rd of April, and he was asked to recommend the name of the next Chief Justice of India, and he picked up the senior most justice, who is also currently the Chief Justice of the Delhi High Court, N.V. Ramanna. And he had suggested, or government ने मान भी लिया, and he has now been appointed as the next Chief Justice of India. So our next Chief Justice of India would be N.V. Ramanna, and he would be the 48th Chief Justice of India. Okay, highlighted. I have put the image, I have put the name, I have put the name of the outgoing Chief Justice of India also. So all of it is here for you. Cool. चलो. And इसी के साथ एक और न्यूज़ आई about the appointment of the new Revenue Secretary. So the new Revenue Secretary of India is Tarun Bajaj. So Shri Tarun Bajaj will become the new Revenue Secretary, and Shri Ajay Seth will become the new Secretary for Economic Affairs. All right. 2 नाम, भले ही रट्टे मारने पड़े रट्टे मार लो. तरुण बजाज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, अजय सेठ न्यू सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स. बस इतना ही है पूरे आर्टिकल में. ये 2 नाम मेरे को आपको मेन बताने थे, दोनों मैंने आपको नाम बता दिए. ओके, अब क्या हुआ. इंडिया यूएस में कोई ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा तो है नहीं कि विच टेक्स केयर ऑफ टैक्सेशन. इंडिया टैक्सेशन के चक्कर में हार्ले डेविडसन इंडिया छोड़ के चली गई, और भी काफ़ी सारी यूएस कंपनीज़, यूएस ब्रांड्स इंडिया छोड़ के चले जाते हैं ऑन एंड ऑफ.
ऐसे यूएस भी कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता इंडियन ब्रांड्स को अपनी कंट्री में ऑपरेट करने देने के लिए, बिकॉज दी ट्रेड टर्म्स आर नॉट वेरी गुड. इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन करता है बाहर से आई हुई चीज़ों पे, वो हम सबको पता है. जीएम इंडिया छोड़ के चली गई. ये भी मैंने डिस्कस किया था टॉप 5 करंट अफेयर्स में थोड़े दिन पहले, और जो मैंने ऑटोमोबाइल्स पे टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज इन द वर्ल्ड पे वीडियो बनाया उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है. सो नाउ व्हाट यूएस हैज़ डन इज़, उसने बोला है कि वो 6 कंट्रीज़ पे टैक्स लगाएगी. वो 6 कंट्रीज़ कौन से हैं? नीचे अगर आप इमेज ग्राफ देख रहे हो तो दो 6 कंट्रीज़ आर यूके, टर्की, स्पेन, इटली, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया. सॉरी. सो दीज 6 कंट्रीज़ यूके इन पे टैक्स लगाए, यूएसए इन पे टैक्स लगाएगी. क्यों लगाएगी? बिकॉज ये 6 की 6 कंट्रीज़ डिजिटल टैक्स लगाती है. अब बाकी कंट्रीज़ 5 को छोड़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं. इंडिया क्या करती है? तो अगर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस कोई कंपनी ऑफ़र करती है इंडिया में, यूएस की कोई कंपनी इंडिया में ऑफ़र करती है, इंडिया उस पर 2% टैक्स लगाता है. यूएस कहता है नहीं क्यों लगा रहे हो? तो इंडिया कहता है ये टैक्स है, 2% का तो टैक्स है ही है उन सर्विसेज पे, उसके ऊपर ये टैक्स वो टैक्स, नॉर्मल टैक्स तो जो लगते ही लगते हैं, 2% एडिशनल टैक्सेशन भी करता है. तो यूएस कह रहा है कि अब आप जो इतना टैक्स कमाते हो, बिकॉज सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज मोस्टली अमेरिकन है, तो इंडिया को उससे काफ़ी अर्निंग होती है उस टैक्सेशन से. तो यूएस कहता है मैं भी अब टिट फॉर टैट, क्योंकि वो पैसा कंपनीज अर्न करती, यूएस भेजती, यूएस को नुकसान हो रहा है, वो पैसा यूएस पहुंचा नहीं, यूएस कैसे पैसे कमाए? तो यूएस अब टैक्सेशन, अपनी टैक्सेशन बढ़ा देगा स्पेसिफिकली ऑन इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे यूएस प्लान्स टू अर्न अनदर $1 billion इन टैक्स टैरिफ्स फ्रॉम इंडियन कंपनीज. फ़ायदा किसी का नहीं है, दोनों का ही नुकसान है. ऐसे गर्दन कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है. तो वही हो गया यहाँ पे हाल. बट हाँ, ये है वो 6 कंट्रीज़ मैक्सिमम टैक्स कंट्रीज़ होने वाली है यूएस में, और टॉपिक डालना था मुझे, आपको बताना था इसके बारे में. तो या है ये हाल. लेट्स सी हाउ व्हाट इंडिया डज़ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. काफ़ी इंडिया प्लीड करता रहता है कि इंडिया नेगोशिएट्स वेरी हार्ड कि नहीं, इंडिया को इतना टैक्सेशन आपको नहीं करना चाहिए. वी ऑफर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स टू योर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, जो कि सच है. बिकॉज वाइल इंडिया डज टैक्स, बट इंडियन पॉपुलेशन ऑल्सो ऑफर्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स टू यूएस प्रोडक्ट्स फॉर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इन कंपैरिजन, राइट? सो इंडिया will negotiate this one also, I am absolutely certain. Okay, now this one was something which came in news yesterday. I read this article yesterday, and it's a crazy article ki there's a company called NDB. The name of the company also is NDB, and NDB, New Diamond Battery, is their product. So what they have done is they have created a new kind of a battery or a power source with nuclear waste and thin layers of diamond. So they are saying that this, because of it is nuclear and it has a long life and all that thing, self-sustaining. So they are saying the life of this power unit will be 28,000 years, and they'll make a realistic product out of it in the next 2 years. पहले तो क्वेश्चन था मेड आउट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, सो वुड इट बी सेफ, वुड इट बी कंट्रोल्ड? दे आर सेइंग 100% येस. यूजिंग न्यूक्लियर वेस्ट टू मेक बैटरीज, इज इट अ न्यू कॉन्सेप्ट? एब्सोल्युटली नो. पहले काफ़ी टाइम से इस पर कंटेम्पलेट हो रहा था, एंड दिस कंपनी बिकेम द फर्स्ट वन टू क्रिएट द प्रोडक्ट. काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट दिस वन एवेंचुअली केम आउट विद द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट. एंड टू यूज इट इन प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेज, दे आर सेइंग इन द नेक्स्ट 2 years, by 2023, they would make the first power units to be used on space missions. So satellites will be equipped with their batteries and will really be able to test of their life term and all. So good initiative, risky initiative, very good initiative to save the environment. The environmental danger if somebody throws such a battery in the dustbin, huge. So good and bad, they need to be balanced and weighed, and we need to figure out. But the important piece of this current affairs topic is the GK involved. NDB, nano diamond, no sorry, not new, I probably said new. Nano diamond battery is the full form of NDB, and they are claiming a lifespan of 28,000 years of this particular battery. So guys, with this we covered 21 topics of current affairs that happened in the past 1 week. ओवरलोड करने का मेरा मन नहीं था, इसीलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव नहीं डाला है. चीज़ें रिपीट होती रहती हैं वीक में,
तो इसलिए कंसाइज करके जो मेन टॉपिक्स थे जो मुझे आपको बताने थे वो बता दिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, येस, माई कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू कीप वॉचिंग द न्यूज़ ऑन एंड ऑफ. टाइम मिले रोज़ 10 मिनट तो न्यूज़ देख ही लिया करो, और 10-15 मिनट निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो. आई एम श्योर आधा घंटा ब्रेक लेते ही, यू नीड दैट ब्रेक ऑल्सो इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड स्टडीज़, राइट. काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो ब्रेक के टाइम पे देख लो, एकदम सर खपाई करके न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं बोल रहा मैं, दिमाग एकदम सर घुसा के उसके अंदर. बस just flip through the pages and do watch the news for some relaxation, right? So guys, that's all from my side today. I'll see you next week. Until then, best wishes from my side for your board exam preparation. It's a critical one. I really feel for you guys, and I really wish you all the very best from the bottom of my heart. I'll see you. नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा के रखना, ताकि जैसे ही अगला आए वो आ जाए आपके पास, और उस टाइम आप देख लो, मिस ना हो जाए, ठीक, बिकॉज ऑफ द ब्रेक. एंड डू प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज दैट्स द मोटिवेशन फॉर मी, एंड दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग यू गाइज. आई विल सी यू. बाय बाय.